This is NDTV, and you're watching NDTV Profit. नमस्कार, मनी मंत्र में आपके साथ मैं मेहराज दुबे और आज हम यहाँ बात करेंगे महंगाई की। और महंगाई की बात करना कोई नई बात नहीं रह गई है, महंगाई के जख्मों की बात करना कोई नई बात नहीं रहेगी। लेकिन अब हम पूछना चाहते हैं कि महंगाई के लिए आप दोष किसको देंगे, क्या है जो महंगाई में जिसके लिए काम नहीं किया गया और उस पर अब कुछ काम होना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी बातें समझने के लिए महंगाई से जुड़ी हुई हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं और राजनीतिज्ञ हैं। हमारे साथ मेरे बाईं ओर हैं वसीम अहमद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। हमारे साथ हैं संजय कौल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। स्टूडियो में हमारे साथ हैं प्रवीण झा, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन आलोक सिन्हा। और मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीके जोशी, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट क्रिसिल। और सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े याद दिला दें। यूं तो महंगाई को महसूस करने के लिए आंकड़े पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। सितंबर की अगर बात करें 2011 में 10.6% थी जो महीने भर की रेट होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जनवरी में ये कम होने लगी, 5.5 के आसपास पहुंच गई और मई में फिर ये 10% से ऊपर पहुंच गई है। और इस इन्फ्लेशन के खतरे जो हैं वो एक बार फिर आपको याद दिला दें। सबसे बड़ा खतरा जो महंगाई के कारण वो जो झूल रहा है हमारी गर्दन पर वो है इंटरेस्ट रेट्स का, जो ब्याज दरें ज्यादा रह रही हैं। इस तरह लोग बहुत चुन चुन कर खर्चे कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि खर्चे रोक दें लोगों ने, लेकिन खर्चे हो रहे हैं। इस कारण कई सेक्टर्स जो हैं वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा बुरा प्रभाव वो पड़ रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारे कारखाने हैं वहां पर दिखाई दे रहा है। उनके लिए भी महंगाई और उनके ग्राहकों के लिए भी महंगाई है। यही नहीं, ये भी अब डर पैदा हो गया है कि हमारे देश में जो विदेशी पैसा इन्वेस्टेड है वो अब उड़ के बाहर जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट के कारण जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो हमारी रेटिंग गिरा रही हैं। उन्हें भारत खराब लग रहा है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और गरीब आदमी की बात करें तो प्रधानमंत्री खुद कई बार कह चुके हैं कि महंगाई का मतलब है कि गरीब आदमी पर टैक्स लगाना। तो ये सब बातें हैं। ऐसे में सरकार क्या कर सकती थी, हम क्या कर सकते थे और कहां कोई गलती रह गई या दुनिया भर में महंगाई है। सबसे पहले जानना चाहेंगे हम दोष किसको दें, प्रवीण जी। देखिए, जहां तक इसके लिए लेनी होगी, इसका इतिहास पुराना है। कई सरकारें आई पिछले 20-22 वर्षों में और तकरीबन सभी इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार रही हैं, जहां तक दूरगामी नीतियां रही हैं। 2-1 दिन पहले सुब्बाराव साहब ने जो कहा कि साहब ये मौद्रिक नीति को जो आप केंद्र में रख देते हैं, कहते हैं कि इससे महंगाई पे जो है एक लगाम लगाया जा सकता है, वो संभव नहीं है। इसके स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं। पहली बार आरबीआई की तरफ से इस तरीके का बयान जो है पिछले 3-4 वर्षों में आया। तो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स क्या हैं? तो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स में जो बहुत बड़ा कारण है वो सप्लाई साइड में जो एक दुर्दशा हुई है हमारी। जैसे कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, जो 90s का जो दशक रहा, 90 का दशक जो था, वो आजादी के बाद पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स के लिहाज से सबसे वाहियात दशक रहा। इनफैक्ट उसमें डिक्लाइन हुआ, पहली बार ऐसा हुआ। ये कहानी आपको जो है 2003-4 तक आप देखते हैं। इनफैक्ट जो जैसा मैंने पहले कहा कि सभी जिम्मेदार हैं, एनडीए सरकार वाला अगर आप पीरियड देखेंगे तो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिहाज से वो पिछले 22 वर्षों में सबसे खराब पीरियड रहा है, जो 5 वर्षों का जो रहा। फिर उस लो बेस से जो है उसके बाद यूपीए में थोड़ा उसमें सुधार आया। लेकिन अगर आप 2000 से लेकर 2010 तक का देखें तो 80 के दशक की तुलना में जो है वो तकरीबन उसका आधे से थोड़ा ज्यादा है। तो मिला जुला के जो सप्लाई साइड में एक समस्या हुई। यानी हम उगा रहे हैं खाद्यान्न, अलग बात है, लेकिन पहुंच नहीं रहा है, वो दूसरी चीज है। तो एक तो जो प्रोडक्शन में ही आपका जो उसकी रफ्तार में जो कमी आई, और ये ध्यान देने की जरूरत है कि हम बार बार कहते हैं कि साहब रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो गया, लेकिन उसकी तुलना हम किससे करें? आप कीजिए, चाइना के साथ कीजिए। अगर आप समझते हैं कि पर कैपिटा प्रोडक्शन कितना होना चाहिए जो उपयुक्त होगा, तो उस लिहाज से हम तो उनके तकरीबन आधे हैं। मतलब प्रोडक्शन भी जो है जनसंख्या बढ़ गई, खाने वाले बढ़ गए, लेकिन खाद्यान्न नहीं बढ़ा। दूसरा चीज जो आपने कहा कि अवेलेबिलिटी का सवाल है, तो आप देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का तो हमने कबाड़ा कर दिया।
जो भी था एक सिस्टम हमारे पास वो बहुत मजबूत नहीं था 90-91 के आसपास, लेकिन उसका भी हमने कबाड़ा कर दिया। उसके पीछे कई कारण हैं। उसके अलावा जो छोटी चीजें की जा सकती हैं, हर बार बारिश होती है तो हम कहते हैं साहब ये 2 लाख टन बह गया, खत्म हो गया इत्यादि। क्यों होता है ऐसा? क्या हो रहा है? मतलब क्यों नहीं सप्लाई साइड में जो आपके इस तरह के मैनेजमेंट्स हैं? सिन्हा साहब हैं जो भूतपूर्व आपके डायरेक्टर साहब थे, वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि उसमें वहां समस्याएं क्या रही हैं। बिल्कुल। तो खाना कहाँ बर्बाद हो रहा है, अन्न अगर रखा है तो ये आपसे जानेंगे। लेकिन वसीम अहमद, आप क्या मान रहे हैं कि सरकार बहुत कुछ कर सकती थी, वो भी नहीं हुआ? अगर दूसरे फैक्टर हैं भी तो नहीं, सरकार जिम्मेदार आप उसे कह सकते हैं, लेकिन सरकार की जो मजबूरियां हैं, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि स्टैगफ्लेशन के दौर से गुजर रही है, उसको उसको उस इकोनॉमी को कंट्रोल करना वो सरकार के बस की बात नहीं, वो इंटरनेशनल इफेक्ट भी है। अब जैसे ब्रिक इकोनॉमी है, अब उसका इफेक्ट जो है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो इंडिया, उसका भी हम पर पड़ रहा है। अब पूरे उसमें अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो यानी ग्रीस की जो इकोनॉमी है, जो यूरो इकोनॉमी है, उसका इफेक्ट भी हमारे ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई सरकार ये नहीं चाहती है कि उसके दौर में महंगाई बढ़े, कोई सरकार ये नहीं चाहती है कि उसके दौर में मतलब इकोनॉमी खतरे में आ जाए। ऐसा लेकिन चाहना और नहीं चाहना एक बात है, और उस पर काम करना अलग बात है। कौन सा आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता है। जैसा आपने ठीक कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी सरकार की होती है जो उस समय पे काबिज हो। और ये कह देना कि स्टैग्फ्लेशन के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसा नॉर्मल सी दिखाने का है कि कोई एक हर 5 साल में स्टैग्फ्लेशन का एक दौर आता है तो इसलिए बड़ा नॉर्मल है। स्टैग्फ्लेशन तो आपको, ये तो आप कॉन्सिक्वेंस है, ये बीमारी थोड़े है, ये तो सिम्टम है। ये दिखा रहा है कि आपने जो करना था या किया होता तो ये हालात ना पैदा होती। दूसरी बात ये कह देना कि ग्रीस की इकोनॉमी से हमें अंतर पड़ता है, तो आप समझा दीजिए कैसे ग्रीस की इकोनॉमी से हमारे इकोनॉमी में अंतर पड़ रहा है। तो मुझे ये कहना है कि जो इसमें आपने पहले शुरुआत में कही, ये बात सही भी है कि ये पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने का मुद्दा नहीं है, लेकिन इसमें यह बात भी है कि कंट्रोल किसके पास है, करेक्शंस कौन कर सकता है, रिफॉर्म किसके हाथ में है, लीवर किसके पास है, क्या क्या हिलाया जा सकता है, कौन से बटन दबाए जा सकते हैं, और क्या वो दबे, क्या उन पे एम्फोसिस दिया गया। ये जिम्मेदारी, माफ कीजिएगा, मैं नहीं ले सकता हूं अगर चाहूं भी, ऑपोजिशन में होने के नाते। और आपकी बात यह भी सही है कि आपने कहा कि एनडीए के दौर में जब आपने कहा था कि ग्रोथ थी वो लोएस्ट पे थी, लेकिन आपको भी मालूम है ये साइक्लिकल होता है और इस तरह भी नहीं होता। इसीलिए बटन दबाने का मतलब जब होता है तो उसका असर 2 या 3 साल में पैदा होता है। आज अगर आप एग्रेरियन रिफॉर्म्स की भी बात करें तो आप कोई एक ऑर्डर अगर दे दें तो ऐसा तो नहीं है कि अगली फसल आपकी दुगनी हो जाएगी। तो जहां पर तो मेरा मतलब कहने का है कि इसमें बहुत मैच्योरिटी की जरूरत पड़ती है, इसमें स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ती है, इसमें लॉन्ग टर्म व्यूज की, और इसमें सबसे बड़ी बात है फायर वॉलिंग चाहिए होती है। डीके जोशी, आपको लगता है कि ये स्टैगफ्लेशन और ये सब तमाम बातें जो सरकार कहती रही कि दुनिया भर में महंगाई है या यूरो क्राइसिस है, ये स्टैगफ्लेशन होता क्या है और क्या हम इसके शिकार हैं भी या नहीं? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सप्लाई साइड हमारे इकोनॉमी में हमेशा ही इशू रहा है, पर पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि जो डिमांड है इकोनॉमी में, जो पॉलिसीज़ हैं वो डिमांड बढ़ाने वाली पॉलिसीज़ हैं, सप्लाई साइड को इम्प्रूव करने वाली नहीं है। तो उससे क्लियरली डिमांड सप्लाई मिसमैच पैदा हो जाता है और वो इन्फ्लेशन को, एक ड्यूरेबल इन्फ्लेशन को जन्म देता है। अब ये आप आंकड़े देखेंगे तो ये साफ हो जाता है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है उसकी एवरेज पिछले 6 साल की 7% है। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 9% पर ईयर रही है, और जीडीपी डिफ्लेटर जो एक तीसरा मेजर है इन्फ्लेशन का, वो 7.5% पर ईयर रहा है। तो क्लियरली ये एक टाइम का सप्लाई शॉक नहीं है, ये ऐसा सप्लाई शॉक है जो सिस्टम में एंट्रेंच हो चुका है, और क्योंकि डिमांड सिस्टम में बनी रही इसलिए वो एक तरह से ड्यूरेबल इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए पैदा हो गई। अब जहां तो ये कोई इसी साल नहीं हो रहा है, पिछले कुछ सालों से हो रहा है। जो पिछले 3-4 साल को अगर आज से कंपेयर करें, उसमें डिफरेंस ये है कि पहले तो ग्रोथ भी हाई थी, उसके साथ इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, पर इस समय ग्रोथ नीचे आ गई है और इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रही है। तो जो स्टैगफ्लेशन जो टर्म है वो मेरे को नहीं लगता कि एक अप्रोप्रिएट टर्म है इंडिया के लिए। स्टैगफ्लेशन देखिए 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन का मतलब है इकोनॉमी नहीं ग्रो कर रही है या 0% ग्रोथ है, और उस स्थिति में भी हाई इन्फ्लेशन बनी रहती है। तो
हमारे यहाँ स्थिति ऐसी नहीं है, इकोनॉमी अभी भी ग्रो कर रही है, पर यह बात जरूर है कि हमारी इकोनॉमी इस समय 5-5.5% पे ग्रो कर रही है, जबकि वो एक तरह से उतना ही बड़ा अलार्म क्रिएट करती है जैसे 0% ग्रोथ एडवांस कंट्रीज में करती है, क्योंकि हमें इस समय जरूरत 8-8.5% पे लगातार ग्रो करने की है, इसीलिए 5% एक सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस माना जाता है। पर यूजुअली देखा यह जाता है कि जब ग्रोथ नीचे आती है तो उसके साथ इन्फ्लेशन भी नीचे आती है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। वो उसका कारण है स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज। हमने सिस्टम में खासकर खाद्य पदार्थों के लिए डिमांड तो बहुत क्रिएट की है, पर सप्लाई साइड में फोकस नहीं रखा है। कृषि क्षेत्र में जैसा कि पहले भी बताया गया कि अगर आप पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन देखें, फूड ग्रेन में अगर आप उसको आगे उसको स्प्लिट करें तो आप देखेंगे कि जो महंगाई है वो राइस या व्हीट से नहीं आ रही है, महंगाई फूड ग्रेन में आ रही है कोर सीरियल से, जो और महंगाई आ रही है पल्सेस से। इनमें जो है ये एक तरह से इरिगेटेड क्रॉप्स नहीं है और उसका मॉनसून में जो एबनॉर्मलिटी होती है उसका भी असर होता है, और ओवरऑल खासकर पल्सेस में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी काफी तेजी से नीचे आई है और इसको हम ज्यादा इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो इसमें एक तरह से एक एंट्रेंच्ड इन्फ्लेशन बन चुकी है। दूसरा है जो कोर्स सीरियल्स हैं जैसे ज्वार बाजरा, इसमें इन्फ्लेशन कहीं ज्यादा है गेहूं और चावल से। तो ये स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज हैं, इनको हमें जब तक हम प्रोडक्टिविटी नहीं इंप्रूव करेंगे कृषि क्षेत्र में तब तक ये इन्फ्लेशन का दौर बना रहेगा। क्योंकि आप एक एग्जांपल के तौर पे लीजिए, पिछले 3-4 साल में जो रूरल वेजेस हैं वो 20-22% पर ईयर बढ़े हैं। अगर रूरल वेजेस बढ़ेंगी तो डिमांड फूड ग्रेन की जाहिर बात है बढ़ेगी, और जब सप्लाई साइड उसके साथ नहीं मेल खाएगी, खासकर उन कमोडिटीज के लिए जिनकी मैं बात कर रहा हूं, तो एक तरह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो पैदा ही होगा। तो ये तो खाद्य पदार्थों की बात है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कच्चे तेल को लेकर चलें, कारखानों में या कच्चे माल की क्या बात है, बिल्कुल मैं उस पर आऊंगा और ये भी बात करेंगे कि खाना जो सप्लाई हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ एफसीआई के फॉर्मर चेयरमैन आलोक सिन्हा हैं, उनसे हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद कि क्या वाकई ये महंगाई सिर्फ इसलिए है कि लोगों की तनख्वाह बढ़ गई है, या सिर्फ इसलिए है कि सप्लाई नहीं होती, बहुत सारा माल यूं ही खराब हो जाता है, या कुछ और बातें भी हैं। बने रहिए मनी मंत्रा। और बेशक महंगाई की हालत इतनी है कि अब महंगाई को महसूस करने के लिए आंकड़े आपको याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे थे महंगाई की ब्रेक से पहले कि क्या वजह हो सकती है और किसको आप दोष देंगे महंगाई के लिए। और अब मैं बिना वक्त बर्बाद किए जाना चाहूंगा आलोक सिन्हा के पास, जो एफसीआई के चेयरमैन रह चुके हैं। आलोक जी, अभी बात हुई कि किस तरह बहुत सारा जो अन्न है वो बर्बाद हो जा रहा है, और सब कह रहे हैं कि सप्लाई नहीं हो रही, तो उसमें एक बड़ा हिस्सा है कि वो बर्बाद हो जा रहा है गोदामों में एफसीआई की। क्या उसके लिए सरकार को, एफसीआई को दोष दिया जाएगा या कुछ और बात है? देखिए, एफसीआई के आज के दिन इन्वेंटरी में 820 लाख टन से ज्यादा खाद्यान्न उनके पास है, जबकि उनके पास स्टोरेज की व्यवस्था केवल 640 लाख टन का है। तो भी उनका करीब 20%, 25% खाद्यान्न गेहूं बाहर रखने की मजबूरी होती है, तो भी पूरे साल भर में मिला के 0.5% नष्ट हो रहा है। बाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ये उतना खराब परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जहां 800 लाख टन का यदि 0.5% नष्ट हो जाए तो एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत ज्यादा है। लेकिन क्योंकि आज का चर्चा है फूड एंड राइजिंग प्राइसेस, इसमें मैं केवल 2-3 बिंदु रखना चाहूंगा जो जिसका संबंध एफसीआई से। एफसीआई सरकार के हुक्म पे जो फार्मर का मार्केटेबल सरप्लस है वो एमएसपी के जरिए वो खरीदता है। एमएसपी अगर आप ध्यान दें हर साल 10% बढ़ता जा रहा है। नाउ एमएसपी पे सरकार के हुक्म पे पब्लिक मनी पे बैंक से ब्याज पे पैसा लेके एफसीआई जो फार्म आउटपुट होता है उसका 1/3 खरीद लेता है। नो खरीद के एफसीआई ने उसको अपने गोदाम में रख लिया। जैसे आज के दिन 820 लाख टन एफसीआई के गोदाम में है। अब ये खुला बाजार में 820 लाख टन खाद्यान्न की कमी हो गई है। अब उसको सरकार को जो एफसीआई का जो पार्लियामेंट से जो बनाया गया था
उसका सेकंड उद्देश्य था कि इसको पीडीएस में निकाला जाए। जैसे ये प्रवीण जी ने भी कहा कि पीडीएस की हालत ठीक नहीं है, ये खाद्यान्न एफसीआई के गोदाम के अंदर रह जाता है, साल में करीब 200 लाख टन वो नेट वर्थ ऑफ स्टॉक्स एफसीआई के गोदाम में बढ़ता जा रहा है। सो उसका नेट रिजल्ट ये हो रहा है कि हमने एक तरफ से तो एमएसपी का 10% प्रति ईयर हमने दाम बढ़ा के उस खाद्यान्न को अपने गोदाम के अंदर रख लिया, लेकिन वहां से निकासी नहीं हो रही। तो उसका ट्विन इफेक्ट ये हो रहा है कि एक तो खुले बाजार में एमएसपी के रिलेशन पे ही वो ये व्हीट और राइस का प्राइस लेवल अपने आप ही बढ़ता जाता है, लेकिन वहां जहां लोगों को व्हीट और राइस की अगर अवेलेबिलिटी कम हो जाए तो प्राइसेस और भी बढ़ेंगे। उसलिए एक ही इलाज ये कि आप मतलब सरकार एफसीआई के माध्यम से जितना प्रोक्योर कर रही है उसको बाहर तो निकाले, उसको गोदाम में रखे। आपकी मोटिव समझ में आ रही है कि एक तरफ तो एफसीआई के गोदामों में वो अनाज जा रहा है जहां सरकार वादा कर रही है कि नहीं हम ज्यादा प्राइस देंगे ताकि किसान भूखा ना मरे, और दूसरी बात यह कि वहीं पर रखा हुआ है बहुत सारा तो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं, इसलिए दाम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यहां पर यह बात भी थोड़ी देर पहले से डीके जोशी ने कहा कि लोग अब ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और इसलिए ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं, इसलिए भी महंगाई बढ़ रही है। दो चीजें हैं इसमें। अगर आप पहले तो मैं ये कहूंगा जो सिन्हा साहब ने कहा बिल्कुल सटीक बात है ये कि आप जितना जमा कर रहे हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं, उसका 1/3 जो है अगर हम इंटरनेशनल नॉर्म्स को लें, इकोनॉमिक नॉर्म्स को लें तो तकरीबन 1/3 पे आप बड़े आराम से जो है एक बफर बना के रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो उसके बारे में सोचना चाहिए। जहां तक डिमांड वाली बात थी उसको लेके कई बार जो है एक समझिए कि अपरोक्ष रूप से एनआरईजीए जैसी चीजों पे प्रहार होता है कि साहब मजदूरों के जेब में थोड़ा ज्यादा पैसा चला गया और उसकी वजह से जो है मांग बढ़ रही है। अगर आप एनएसएस का डेटा देखें जो हमारा सबसे क्रेडिबल डेटा सोर्स है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है कंजम्पशन पे डेटा निकालता है, अगर आप 2004-05 देखें और 9-10 देखें तो अगर आप लोवेस्ट डिसाइल्स में देखेंगे तो पर कैपिटा कंजम्पशन जो है बॉटम 3 to 4 डिसाइल्स में एक्चुअली कमा है सीरियल्स का, कमा है जो प्रोटीन वाली चीजें हैं, दूध हो, मीट हो इत्यादि। अगर आप ये सारा देखें तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि भाई डिमांड साइड में प्रेशर थोड़ा बड़ा है। आप तब कह रहे हैं जब खुद एक कृषि मंत्री कहते रहे कि नहीं हम ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, ज्यादा, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि नहीं ज्यादा नहीं कम मिल रहा है लोगों को। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई उन्होंने कितना खरीदा और कितना कंज्यूम किया वो तो देखिए आप। ये तो ठीक है, जेब में मेरे कुछ आएगा तो मैं कहूंगा भाई थोड़ा हम और खा लें, लेकिन जो मुद्रास्फीति की रफ्तार रही है आपको उसके रियल इनकम के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आप रियल इनकम के बारे में सोचते हैं तो ये कहना कि साहब जो है कि वेज लेड इन्फ्लेशन है ये अपने आप में सर्वथा अनुपयुक्त होगा, एग्जैजरेशन होगा। मैं इसमें सिर्फ इतना रिएक्ट करना चाहता हूं कि ये जो आपने मनरेगा वाली बात करी और उसके जेब में ज्यादा पैसा जा रहा है तो वो ज्यादा खरीद रहा है, ज्यादा इन्वेस्ट करता है, उसमें एक बात तो क्लियर है कि इसी चॉइस ऑन व्हाट किस पे वो खर्च करेगा ये आपके हक में नहीं, ये आप नहीं कंट्रोल कर सकते। तो जैसा आपने कहा कि उसके फूड चॉइसेस पे आपका कोई डिक्टेट नहीं है। अब वो अगर विटामिन नहीं ले रहा है या कम ले रहा है इस पर अलग चर्चा हो सकती है, वो क्यों होता है क्यों नहीं होता है, फूड हैबिट्स क्या है, कल्चरल इश्यूज है, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन एक बात तो है कि उसकी वजह से उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ये नहीं होता उसकी जेब में पैसा जाता है, उसके इनडायरेक्ट इंपैक्ट्स भी हैं, लेबर वेजेस, ये सारे इश्यूज बढ़ते रहते हैं। और दूसरी बात, अब मैं दूसरी पॉइंट पे आ रहा हूं जो उन्होंने पहले कहा कि ये कह देना कि केवल इसलिए कि हम लोग इनके पास, जैसा इन्होंने कहा कि पैसा ज्यादा है, तो ये जो हम बार बार ये सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स की बात करते जा रहे हैं, सवाल तो अब ये पूछना पड़ेगा ना कि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स को रिलीव करने के लिए इस सरकार को क्या करना चाहिए था या क्या करना चाहिए। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इतने इकोनॉमिस्ट के होते हुए हम कोई तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे स्टेप्स क्या होंगे। आपने पीडीएस की बात कही, आपने कहा कि फूड ग्रेन्स रॉट करते हैं, इनकी बात सही है, ये प्रोपोर्शन में लेना चाहिए, लेकिन फिर भी एक तरफ तो आपने उसको एक शॉर्टेज पैदा कर दिया आर्टिफिशियल, दूसरी तरफ आपने प्राइसेस बढ़ा दिए। लेकिन एक और बात भी होती है, फूड ग्रो करने का जो कल्चरल पैटर्न्स हैं वो भी चैलेंज हो रहे हैं। आज जो आप पहले उगाते थे वो आज आपका फार्मर आज वो नहीं उगा रहा है, वो ये देख रहा है कि मुझे कहां दाम मिलेगा, वो शिफ्ट कर रहा है। जैसे यूएस इकोनॉमी में वहां पे कॉर्न प्रोडक्शन ने सब कुछ ओवरटेक कर लिया आज की तारीख में, विद द रिजल्ट वो ग्रॉस इंपोर्टर्स बन गए जो उनको चाहिए। और कॉर्न की एप्लीकेशंस बढ़ती जा रही है इसलिए वो केवल कॉर्न उगाते हैं, मेज
तो ऐसी स्थिति में इस पे भी कहीं ना, ये सरकार का काम होता है कि हम कैसे इसको कंट्रोल करें। यहां पे मैनिपुलेशन होती है, यहां पे पॉलिसी हेल्प करती है, यहां पे रिफॉर्म की बात होती है, यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात होती है, जो कि हमने नहीं किया। डीके जोशी, आप ये सहमत हैं कि सिर्फ वेजेस बढ़ रहे हैं इसलिए लोग ज्यादा खरीद रहे हैं और प्राइसेस बढ़ रही हैं? देखिए, मैं दो बातें यहाँ कहना चाहूंगा। पहली तो बात यह है कि जिन चीजों स्टोरेज की बात चल रही थी, राइस और वीट को हम स्टोर करते हैं एफसीआई गोडाउन में, और अगर आप इन्फ्लेशन देखें पिछले कुछ सालों में, राइस और वीट में इन्फ्लेशन काफी कम है। ज्वार बाजरा में 11, 12, 13% इन्फ्लेशन है, और जो आपका पल्सेस है उसमें भी 10-12% इन्फ्लेशन है। तो ये जो कमोडिटीज हम स्टोर कर रहे हैं उनमें इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं है, ये तो आंकड़े बता रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक अभी एनएसएसओ डेटा की बात की गई थी, वही एनएसएसओ डेटा ये भी दिखा रहा है कि जो रूरल वेजेस हैं अनस्किल्ड लेबर की, वो 20-22% बढ़ी हैं बिटवीन 2007-8 एंड 2009-10। तो क्लियरली जो वेज इंक्रीज हुआ है रूरल एरिया में, वो इन्फ्लेशन से ज्यादा हुआ है। ये तो जिस आंकड़े को वो कोट कर रहे हैं उसी को मैं भी कोट कर रहा हूं। तो ये कहना भी उचित नहीं है कि वेजेस नहीं बढ़ी हैं रूरल एरियाज में। तो वेजेस को दोष दें या सप्लाई साइड, और दोनों बातें। और एक बार फिर मैं आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव की बात कर रहा हूं और उनको कोट कर दूं, क्या मॉनेटरी पॉलिसी में कहते हुए नजर आए। वो बोल रहे हैं कि यू विल सी दैट कंज्यूमर इन्फ्लेशन इज नॉट ओनली हायर बट इज ऑल्सो ऑन द अप ट्रेंड। तो बोल रहे हैं कि ना केवल बढ़ी है बल्कि ऊपर की ओर ही जा रही है। वो बोल रहे हैं व्हाट दैट शोज इज दैट इवन इफ वी हैव सीन सम मॉडरेशन इन होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, इट डज नॉट ट्रांसमिट टू कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। ग्राहक के हाथ में कीमतें कम नहीं हो रही हैं। और वो बोल रहे हैं द टास्क फॉर द गवर्नमेंट इज टू सपोर्ट अ सप्लाई रिस्पॉन्स टू रेज द पोटेंशियल ग्रोथ रेट। वसीम अहमद, क्या ये सब कुछ, ये सारी बातें पढ़ने में सरकार नाकाम रही है? देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। मैंने इससे पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि वो कमोडिटीज़ जो कि आम आदमी के लिए, चाहे वो गेहूं हो या चावल हो या ज्वार हो या बाजरा हो, कोई चीज़ भी हो, इसके बढ़ने की वजह बहुत सी हो सकती हैं। इंटरनेशनल, जो मैंने इससे पहले कहा, आपने कहा, झा साहब ने भी कहा। देखिए, हम अपने मुल्क में यानी 80% हम तेल इंपोर्ट करते हैं और 20% हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पर $47 से $135 से $147 अगर हो जाए तो उसका इफेक्ट कॉमन कमोडिटीज पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से सरकार उसको जिस तरीके से लोग चाहते हैं वो उस तरीके से नहीं कंट्रोल हो पा रही है। अपनी जगह सही है बात। इसका एक बेहतर तरीका भी हो सकता है, और बेहतर तरीका ये हो सकता है कि अगर वाकई में हमारे इस मुल्क के इकोनॉमिस्ट और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हैं कि हमारे मुल्क का आम आदमी, गरीब आदमी, किसान आदमी और वो आदमी जो कि रोजमर्रा की महंगाई से बहुत परेशान है, इस पर एक हम आपका चैनल भी कर सकता है, सबको बुलाए। आपका मतलब है कि क्या हम पेट्रोल डीजल की महंगी प्राइस देने को तैयार हैं? अगर नहीं, वो तो हमारी इंटरनेशनल मजबूरियां हैं, हम कैसे करेंगे ये मजबूरी, इस मजबूरी को? डीके जोशी, आप कुछ कह रहे थे बीच पे? हमारी मजबूरियां हैं, हम कैसे कह देंगे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोअर इनकम है उनको, मतलब उनमें वेज इंक्रीज नहीं होना चाहिए। वेज इंक्रीज बहुत जरूरी है क्योंकि उनका स्टैंडर्ड बिल्कुल बेशक, लेकिन बात यहां पर ये कर रहे हैं कि क्या वेज इंक्रीज के कारण ये महंगाई बढ़ी है? मैं उसी से असहमत हूं। ये वेज इंक्रीज से इन्फ्लेशन की बढ़ोतरी, जो उसमें जो कनेक्शन देखा जा रहा है, वो अपने आप में एक फैक्टर हमेशा होगा जब भी डिमांड साइड में चीजें ये होंगी। आपको ये देखना है कि इसके मुख्य कारण क्या है। मेरी समझ से ये एक तरीके का अपरोक्ष प्रहार है। कुछ जो छोटी चीज, ऐसी चीजें जिससे कि गरीबों के जेब में 2-4 पैसे गए, उसको लेके, और इसलिए मुझे इससे परेशानी होती है। आप देखिए इसके पीछे और क्या बहुत महत्वपूर्ण कारण, जैसे वसीम अहमद साहब ने भी कहा कि जो क्रूड प्राइसेस का जो हिसाब किताब रहा है पिछले कई वर्षों में, उसका जो पूरा एक ट्रेंड रहा है, वो एक महत्वपूर्ण कारण है। और सप्लाई साइड वाली बात, जो जैसा मैं सुब्बाराव जी से पूर्णतः सहमत हूं कि आपके स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स हैं, वहां क्या रिजिडिटीज हैं, उसके बारे में एक गंभीर जो चिंतन होना चाहिए। एक बात अगर मैं कहूं वसीम साहब, इसमें जो है ये मुझे थोड़ा दुर्भाग्य जैसा लगता है कि पिछले 3-4 वर्षों में चिदम्बरम साहब ने, मुखर्जी साहब ने कई बार ये कहा कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि मुद्रास्फीति क्यों हो रही है, इन्फ्लेशन के कारण क्या है। अब अगर उस धड़े का सबसे महत्वपूर्ण मुखिया इस तरह की भाषा में बात करने लगे तो
बड़ा अजीब सा लगता है। और ये भी कहने लगा कि इस महीने कम हो जाएगी, उस महीने कम हो जाएगी। वो तो चलता रहा, वो तो आपने देखा ही चलता रहा कि साहब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद से ये तो देखिए, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि इस बात को हम लोग फोकस में न लाएं कि किसी की तनख्वाह बढ़ गई, ये तो हम सभी चाहते हैं सबके लिए, लेकिन सप्लाई जो इम्बैलेंस की हम बात करें, पहले उस पे आए, ये इम्बैलेंस क्रिएट कैसे हुआ, हम पहले ठीक थे और अब कैसे हो गए। तो पहली बात तो ये है कि इनका कहना है कि ये तेल की कीमतें बढ़ने से हुआ। नहीं, ऐसा थोड़े होता। और तेल की कीमतें घटती ऊपर नीचे जाती हैं तो क्या हम हर रोज सुबह ऐसे थोड़े तय करते हैं आज इन्फ्लेशन इंडेक्स उसकी वजह से तय हुआ? जैसे इन्होंने एक फैक्टर है, नहीं ठीक है, ठीक उसी तरह से, ठीक उस तरह से जिस तरह से उन्होंने कहा ये भी एक फैक्टर है भाई, फार्म जो आप लेबर रेट है आज वो भी फैक्टर है। सिर्फ तेल की कीमतों को दोष देकर आप नहीं, मैं तो एक फैक्टर बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर हम, जैसा कि अभी झा साहब ने कहा और हमारे सना साहब, जोशी साहब, आप थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से कह रहे हैं, ये तीनों पॉलिटिकल एंगल से नहीं कह रहे। नहीं, एंगल सिर्फ एक महंगाई का है कि क्यों महंगाई है और उसके लिए क्या हम कुछ कर सकते थे। हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबकी राय मशवरे से। तो हम अभी तक कंसेंसस, आप ये कह रहे हैं कि 7 साल के तौर पर आप ये कह रहे हैं कि 7-8 साल से कोई राय मशवरा नहीं हो पाया? नहीं, राय मशवरा सिवाय हमने अपने पॉलिटिकल पॉइंट्स से स्कोर किए हैं, लेकिन हमने कोई इस पर सीरियस डिबेट और बहस इनफॉर्मल या फॉर्मल नहीं की है। अगर हम इनफॉर्मल भी डिस्कशन करें और इनफॉर्मली जो हमारे मुल्क के अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी डीके जोशी, आप क्रिसिल में हैं, प्रवीण जी आप जेएनयू से जुड़े हुए हैं, क्या इस पर कोई बहस नहीं हुई अब तक महंगाई पर? डीके जोशी, पहले आपसे पूछने चाहूंगा, क्या आपसे कभी किसी ने सलाह नहीं ली? बहस हो रही है, हम भी इस पे काम करें। मैं एक बात जरा मैं सही करना चाहूंगा, मैं जो एम्फेसिस ये देने की कोशिश कर रहा था अपनी स्टेटमेंट में पूरी नहीं कर पाया, ये कि हमने जो पॉलिसीज रही हैं वो डिमांड बढ़ाने वाली रही हैं, सप्लाई बढ़ाने वाली नहीं रही हैं, जिस वजह से डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस बढ़ गया है। और ये डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस राइस और व्हीट में नहीं है, ये बाकी दूसरी चीजों में जिनमें इन्फ्लेशन बढ़ रही है। मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। फिर कोर मुद्दे पे आते हैं ना, फिर जैसा उन्होंने कहा, जिस बात की तरफ मैं जा रहा था, ये इम्बैलेंस पैदा कैसे हो रहा है? तो जो आप लिक्विडिटी जो आप पंप कर रहे हैं, ये जो आप जिसको हम बार बार स्टिमुलस कहते हैं, जो एक के बाद 2 के बाद 3 पैकेजेस दिए जा रहे हैं, जो इंडस्ट्री को मॉलिकॉडल करके आप किस तरह से प्रॉप अप कर रहे हैं। अब आप किंगफिशर एयरलाइंस को जिंदा रखने के लिए कुछ करेंगे, फिर आप एयर इंडिया को जिंदा रखने के लिए कुछ करेंगे, जहां पर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट बिजनेस नॉट बिजनेस बट इंटरवीन डायरेक्टली कर रहे हैं। आप ये सोशल सेक्टर से उठा के इन लोगों को पंप इन करके, ये सरकार का काम नहीं है। और इंबैलेंस इससे पैदा होती है जब आपने लिक्विडिटी बढ़ा दी और उसकी अर्निंग पावर बन गई, और दूसरी तरफ से आपने सप्लाई साइड पे कुछ नहीं किया, ये इंबैलेंस हो गया। यही पहले बैलेंस था। कौन सी बात है जो इम्बैलेंस बढ़ा रही है? आप कुछ कहते हैं? जी, मैं छोटी सी बात कहना ये चाहता था कि ठीक है, डिमांड साइड में जो थोड़ा इजाफा हुआ उसको जो है हम सभी लोग मानते हैं, लेकिन सप्लाई साइड में जो समस्याएं गहराई हैं, तो जो मिसमैच के पीछे जो कारण है उसमें आपको वो भी देखना होगा। आज से 22 साल पहले जो है, जैसे कई तरह की चीजें थी आपके पास, वो भी अब चरमरा गई हैं, यानी वो देखना होगा। और फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी का पहला पार्ट ये है कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई मेंटेनेंस आपका ही फर्ज बनता है उसको देखना। तो सब्जी, अन्न या फैक्ट्री का माल खेत से, कारखाने से आपके घर तक पहुंचे, उस पहुंचने में कुछ गड़बड़ है, वो एक बड़ी वजह बता रहे हैं हमारे जानकार। महंगाई के लिए क्या है ये बात करेंगे, कुछ और वजहों पर बन रही है। हम बात कर रहे हैं मनी मंत्रा में महंगाई की, क्योंकि महंगाई से जुड़ा है मनी और पॉलिसी, पैसा और पॉलिसी। और इस वक्त जैसा हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे गांवों में आम आदमी की तनख्वाह बढ़ी है, उसके हाथ में पैसा बढ़ा है, इसलिए भी एक वजह माना जा रहा है उसे महंगाई की। यहां पर मैं दूसरी बात करना चाहूंगा, ये जो BSE 100 कंपनी, जो देश की बड़ी कंपनियां जो हैं, वहां क्या हो रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर एम्प्लॉयज की जो तनख्वाह है वो 12 से 27% बढ़ी है 2012 मार्च तक, जो 2012 में मार्च में जो साल खत्म हुआ उसमें, तो तनख्वाह यहां बढ़ी है 12 से 27%। ये जो BSE 100 की कंपनियां हैं उसमें से 19 कंपनियों में ये तनख्वाह 12% से ज्यादा बढ़ी है। और ये भी आपको बता दूं कि यहां पर रैंडस्टेड इंडिया जो HR कंपनी है, जो तनख्वाह तय करने में लोगों की मदद करती है कंपनियों की, उनका कहना है कि इन कंपनियों में तनख्वाह इस हिसाब से तय हुई कि अगर 10% इन्फ्लेशन है तो कम से कम 12% तनख्वाह तो बढ़ाई ही जाए। डीके जोशी, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि इन्फ्लेशन ज्यादा है इसलिए उस पर तनख्वाह बढ़ रही है, या तनख्वाह बढ़ गई इसलिए और इन्फ्लेशन बढ़ रही है?
देखिए, जिस तरह से इकोनॉमी की अभी जो हालत है कि ग्रोथ रेट नीचे आ गया है, तो ऑब्वियसली लोगों की प्राइसिंग पावर कम हो जाती है, वो तनख्वाह ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते हैं क्योंकि लेबर की डिमांड कम हो जाती है इकोनॉमी में। पर जो जहाँ तक इन्फ्लेशन का सवाल है, अगर मिनिमम वेज इंक्रीज, आपको रियल वेज प्रोटेक्ट करना है, तो इन्फ्लेशन, जितनी इन्फ्लेशन है उतनी तो वेज इंक्रीज होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन का असर वेजेस पे जरूर पड़ता है और ये कुछ सेक्टर्स में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, सब जगह नहीं हो रहा है ये रिफ्लेक्ट, सब जगह रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। और क्या इस कारण है कि महंगाई और इसका जो है असर बुरा होता जा रहा है, क्योंकि कहीं तो महंगाई के कारण तनख्वाह बढ़ गई लेकिन कहीं नहीं बढ़ी। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर हम देश को दो हिस्से में बांट के देखें, जो देश के वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। अब ये तो तय है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो जो भी होता है, तो हम जैसे लोग हैं, हमारा इनकम जो है वो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड है, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब आप मजदूरों की बात करेंगे, 90-95% लोगों की बात करेंगे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें से बहुत छोटा तबका है जो कहीं पे मतलब इन्फ्लेशन के साथ जिनका इनकम जो है कदम मिला के रख पाता हो। इसके लिए आपको लगता है ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल थ्रेट है आपके लिए कि जिन मजदूरों की ये बात कर रहे हैं, जिनके लिए आप कहते हैं कि आपका हाथ आम आदमी के साथ, वो हाथ अब महंगाई की मार वाला हाथ बन गया, और ये आपके लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल थ्रेट और पॉलिटिकल रिस्क है आपके लिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने, पॉलिटिकल थ्रेट भी है और बहुत हम लोग इसको कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि मिसाल के तौर पर आप ये ले लीजिए कि हम सबसे ज़्यादा सब्सिडी देना चाहते हैं किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, वो केरोसिन के नाम पर, डीजल के नाम पर, इन नामों पर। लेकिन उस पर भी लोग ऐतराज़ करते हैं। अब क्या करें? इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया में कहीं जाइए आप तो मालूम है कि पेट्रोल और डीजल के पैसे करीब करीब बराबर होते हैं। लेकिन हमारा मुल्क ऐसा है कि हम गरीबों का ख्याल करते हुए, हमारी पार्टी गरीबों का ख्याल करते हुए, यूपीए गरीबों का ख्याल करते हुए, प्राइम मिनिस्टर साहब गरीबों का ख्याल करते हुए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ठीक यही सेंटिमेंट हम लोग को वहाँ लौटाता है जहाँ पर हम आज ये डिबेट कर रहे होते कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। जब आपका हर स्टेप एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, जब आप अगले इलेक्शन की देख रहे होते हैं और आपकी पॉलिसी डिक्टेट करती है कि ऐसे कदम लिए जाएं, और मैं अभी इसमें आइडियोलॉजिकल इश्यूज पे नहीं आ रहा हूं, आप जितने भी मूव देखें, एक मिनट, जहां एम्पावरमेंट की आप बात करते हैं, एक मिनट, आप खत्म बेशक कर लीजिएगा। मैं तो ये पूछने वाला था आपसे कि आप कौन से विपक्ष आते हैं जहां पर जब पॉलिटिकल थ्रेट जिस कांग्रेस को लग रहा है, विपक्ष ने कहां तो तक उठाया। जब भी आपके सम्मेलन होते हैं तो फिर वो हिंदुत्व और रामायण को जिंदा करना पड़ता है, लेकिन महंगाई के मुद्दे को यहाँ का विपक्ष जिंदा नहीं करता जब उनके सम्मेलन होते हैं, जब उनकी कार्यकारिणी होती है। आप तो क्या जितना हम ब्लेम सरकार को करते हैं, कभी बनाया नहीं, क्या जितना हम सरकार को ब्लेम करते हैं उतना ही विपक्ष को ब्लेम नहीं करेंगे। पहले तो आप कंटेम्पररी पॉलिटिक्स से बहुत दूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको शायद मालूम नहीं कि महंगाई पे जितना ऑपोजिशन और जितना हमने किया, कल भी अगर आपको मालूम है तो जेल भरो आंदोलन हमारा है, हमारा लीडर। महंगाई पे आपने संसद में कोई वोटिंग नहीं होने दी ना, आपने डिमांड करी उसके लिए। कंटेम्पररी पॉलिटिक्स, महंगाई सुनिए आप, महंगाई 1.5 साल या एक सेशन की बात नहीं है, ये 2-2.5 साल से हम लोग इस मुहिम, और आज रिजल्ट ये है कि आज सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। ये आपकी वजह से नहीं हुआ, माफ कीजिए, आपकी मेहनत रही होगी उसमें, मीडिया की वजह से नहीं हुआ। ये ऑपोजिशन ही दबाव बनाती है, पॉलिटिकल हमारा आर्किटेक्चर ऐसा है। तो उस बात को छोड़ दीजिए, जो मैं कह रहा हूं उस पे आइए। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप पॉलिसी डिसीजंस एक आंख इलेक्शन पे रख के लेते हैं, उसके नतीजे इस तरह के होते हैं, जिसको हम इजी मनी कहते हैं। ये जो आज फैल रहा है, जो आप कह रहे हैं, जो लोगों के जेब में जा रहा है, और जब आप, क्योंकि ये आसान है, आप क्या कह रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स बंद कर दें? आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अरे आप समझेंगे कैसे जब आप सुनेंगे नहीं? आप समझाइए। दूसरा पहलू तो देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, पहला पहलू आपने ध्यान से सुना। दूसरा ये है कि जब आप इस तरह की नीति अपनाते हैं तो आपको सप्लाई साइड पे काम करना, अब उसमें दिक्कतें आती हैं क्योंकि वो इतना आसान नहीं है। मैंने आपको कहा उसमें असर होता है। नहीं, मैं समझ, आप कह रहे हैं इलेक्शन पर आई है सरकार की, इसलिए सप्लाई साइड पे काम नहीं कर रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो देखिए, सप्लाई साइड इतना आसान नहीं है जितना प्रिंट करना, रुपया प्रिंट करना होता है। तो जाहिर है कि जब आप डिसीजन इस तरह के लेते हैं, फाइनेंस तो उनको कर देते हैं, उसके रेपरकशंस आप हैंडल नहीं कर पाते। आलोक सिन्हा, आपका अपना ऑब्जर्वेशन और आपके जो आपने काम किया है एफसीआई में, उसका ऑब्जर्वेशन, बहुत आपकी मुलाकात हुई होगी आम लोगों से जिनका अन्न खरीदने बेचने का सीधा संबंध रहता है। क्या वहां पर, क्योंकि मैं सिर्फ सप्लाई और डिमांड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्या इतना बड़ा पॉलिटिकल थ्रेट नहीं बन पाया कि सरकार इस पर काम कर सकती, और अमर सेन की बातें सही हो सकती कि हाँ, डेमोक्रेसी में कभी अकाल नहीं आते क्योंकि सरकारों को डर लगता है कि गिर जाएगी। क्या हमारी सरकार को डर नहीं लगता कि महंगाई पे गिर जाएगी? आपको क्या कहना है?
देखिए, सरकार की इस मुद्दे पे गिरेगी उस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, आप भी कुछ कह नहीं पाएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है राजनीतिक दल भी नहीं कह पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो मुद्दा है कि ये इन्फ्लेशन वेज लिंक्ड है, ये टोटली करेक्ट हो नहीं सकता। हमारे देश में 20% लोग भूख से पीड़ित है अकॉर्डिंग टू ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। देयर एक सेइंग है क्रॉनिक हंगर, 20% लोग क्रॉनिक हंगर से पीड़ित हैं, 48% बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है वो मेल नरिश्ड है। इस स्थिति में जो आप मार्केटेबल सरप्लस रिच फार्मर्स का सामान हर वर्ष एमएसपी 10% बढ़ा के उनको खुश करने के लिए वो आप खरीद रहे हैं, उसको अगर आप गोदाम से नहीं निकालेंगे तो मकसद क्या है? उसको गोदाम से निकालना चाहिए और फूड सिक्योरिटी बिल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। प्रवीण जी, क्या आपको लगता है ये 20% वोट विपक्ष के पास नहीं है, और हमारे यहाँ लीडिंग विपक्ष पार्टी बीजेपी है जिसके वोट यहाँ से नहीं आते, और इसलिए उन्हें ये एक बहुत बड़ा कॉज नहीं लगता, सिवाय इधर उधर आंदोलन के ये बात हमेशा ठंडी पड़ जाती है, ना सरकार को डर लगता है ना विपक्ष को डर लगता है, इसलिए महंगाई जहां थी वहां है? नहीं, मैं काफी हद तक आपसे सहमत हूं महराज इस पे, क्योंकि जब तक पक्ष और विपक्ष दोनों इस पे जो है एक मजबूत ढंग से नहीं सोचेंगे, और ये मोबिलाइजेशन का मुद्दा नहीं रहा है, भले ही वो कुछ शहरों में कुछ वर्गों में जब डीजल या पेट्रोल को लेकर थोड़ा बहुत कुछ होता है तो हम देखते हैं कि अर्बन इंडिया में थोड़ा जो है उठक बैठक हो जाती है, जिसमें कि इनकी पार्टी काफी शामिल रहती है। लेकिन उसके अलावा अगर आप कहें कि इस देश में जो महंगाई का जो एक भयंकर प्रभाव जो 30, 40, 50% पे जो पड़ रहा है, उसके बारे में सरकार की चिंता कम है, विपक्ष की भी चिंता जो है कोई उससे ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं उस संदर्भ में आपसे पूरी तरह सहमत हूं। मैं तो जोड़ना, क्योंकि आपने हमारे ऊपर कुछ एक हल्का सा लांछन सा लगाया, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बात को आप डेमोक्रेटिक ढांचे को आप बदल नहीं सकते हैं, जो उसका इक्वेशन है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जो जिसकी जिम्मेदारी है वही निभा सकता है। अब ये कह देना कि अब इनके साथ बैठकर हम पॉलिसी बनाएंगे, अब ये तो लद गई बात, ये तो हो नहीं पा रहा। ये बिल्कुल आई डोंट थिंक एनीवन इज आस्किंग। तो काम जिसका है उसी को करना पड़ेगा। ऑपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे ये कह दूं, और आपने ये कहा कि सरकार इससे भयभीत नहीं है, उल्टा है, सरकार नुकसान भुगत चुकी है, सरकार इतनी भयभीत है कि वो पैरालाइज्ड है, ये उल्टा है। आप इसकी बात जो पॉलिसी पैरालिसिस को आपके, उसका कारण क्या है? कारण यह है कि वो सोच नहीं पा रहे हैं, उनकी हालत इतनी गंभीर है। क्या ये सहमत है वसीम जी? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं। इसकी जो पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क में जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है उसका इफेक्ट पड़ रहा है हम पर, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ रहा है। हमारा मकसद कहने का ये है कि सरकार इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ, मनमोहन सिंह जी, चाहे हमारी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया जी हों या हमारी पार्टी के दूसरे जिम्मेदार लोग, मिनिस्टर्स हों, सब लोग इसको रीथिंक कर रहे हैं। मैं आप जो कह रहे थे, ये काम जो बात अभी झा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि ये काम अकेले रूलिंग पार्टी का नहीं है, अपोजिशन पार्टी का भी है, और ये मुल्क के गरीबों के लिए अगर कोई बात हो रही है, मुल्क के मजदूरों के लिए कोई बात हो रही है, तो इसमें सब मिल बैठकर ही कोई बात किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो देखना होगा किस नतीजे पर पहुंचते हैं और किस नतीजे पर पहुंचवा पाता है विपक्ष। अगर विपक्ष की कोई भूमिका है कि क्या कोई राजनीतिक खतरा है सरकार को महंगाई के कारण। हम फिर आएंगे, कुछ और हमारे दर्शकों के सवाल महंगाई से जुड़े हुए बन रही है। हम बात कर रहे हैं महंगाई की, और अब महंगाई से जुड़े कुछ सवाल हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं। जी पूछिए सवाल। जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारे इंडियन इकोनॉमी की फॉरेन में क्रेडिट गिरती जा रही है, जिससे कि हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? मिस्टर जोशी, वुड यू लाइक टू आंसर दिस? देखिए, आई थिंक एक तो यह है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो नीचे आ चुका है, तो वी हैव टू इंश्योर कि ग्रोथ रेट वापस जाए। जिसके कारण ग्रोथ रेट क्यों नीचे है वो भी उसका कुछ हद तक तो ग्लोबल फैक्टर्स हैं। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी अच्छा नहीं करती तो हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं ग्रो करते हैं, तो डायरेक्ट एक असर पड़ता है। दूसरा यह है कि जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो थोड़ा सा इस समय कमजोर है इकोनॉमी में, और वो आरबीआई ने भी अपनी पॉलिसी में कहा है कि इंटरेस्ट रेट घटा के हम इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को नहीं इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए कुछ और कदम उठाने की जरूरत है। हमें जो बॉटलनेक्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए उनको दूर करने की आवश्यकता है, प्रोसेस को आसान करने की जरूरत है। तो ये सब अगर कदम उठाएंगे तो फिर वापस हम
इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ेगा और ऑब्वियसली आई थिंक अगर जब ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो कैपिटल भी अपने आप ही आएगा। तब तक क्या बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं हम? क्योंकि मामला सेंटिमेंट पे आता है और सेंटिमेंट का एक और बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि पॉलिटिकल लीडरशिप कितनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, क्या पॉलिसी में एक सर्टेनिटी है कि नहीं है। पैसा वहां से उड़ता है जहां उसको ये पता नहीं कि कल मुझे कितना मिलेगा, और अगर आप ऐसे हालात बना देते हैं तो सेंटिमेंट जब टेक ओवर कर जाता है तो आपने जैसा ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था, फ्लाइट ऑफ कैपिटल निश्चित है और यही हमारे साथ हो रहा है। और दूसरी बात, डाउनग्रेड की बात करिए, वो सेंटिमेंट और खराब करता है। उसमें क्या है, एक तो देखिए, एक कारण तो जो इंटरेस्ट रेट्स और मुद्रास्फीति वाली बात जो पहले भी आपने चर्चा में कही, वो अपने आप में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके अलावा जो दूसरे कारण बने हैं, और जब पॉलिसी पैरालिसिस जैसा मुहावरा जब इस्तेमाल होता है इस संदर्भ में, उसमें शायद जो सरकार की भूमिका रही है उस पर सरकार को गहन चिंतन करना चाहिए कि ऐसी स्थिति आई क्यों। कई बार ऐसा हुआ है कि आपने पार्लियामेंट में कुछ कहना चाहा, कुछ रख दिया वहां पे, उसके पहले आपने चर्चा ही नहीं की, जो आपके अलग अलग धड़े थे उसके बाद वो आपके विपक्ष में वहां खड़े हो गए। तो जो ये पॉलिसी बनाने की पूरी प्रक्रिया जो रही है उसमें शायद काफी कमजोरी आई है, लचरपन आया है पिछले 2 वर्षों में निश्चित तौर पे। अगर आप यूपीए 1 का देखें, जो परफॉर्मेंस था नीतियां बनाने में, ग्रोथ के लिहाज से, हर दृष्टिकोण से, महंगाई के लिहाज से, महंगाई की समस्या कॉल करें कि डर गए इसलिए पैरालाइज हो गए। महंगाई की समस्या जो है महराज, आप देखिए 8 के बाद से एक भयंकर तौर पे गहराई है। तो ये काफी हद तक यूपीए 2 वाला जो फेज है उससे जुड़ा हुआ है। और ये पॉलिसी पैरालिसिस वाली बात जो है, आप उसको अलग अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन मुख्य बातें जो है, जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स जिसका इतिहास पुराना है वो और गहराया है, उसको आप नहीं एड्रेस कर रहे हैं। जो पॉलिसीज आप जिस तरह से बना रहे हैं उसको लेके आप बड़े समझिए कि कंफ्यूज से लगते हैं, और उसको उसके संदर्भ में कुछ करना चाहिए। और तीसरा, अभी क्या है कि पैसा तो हिंदुस्तान से बाहर भाग रहा है, अभी आप देखिएगा। और उसके अलावा क्या हो रहा है, उनका सवाल था कि क्या इस सिनेरियो में जैसे फॉर इंस्टेंस अभी जो है, अगर आप पिछले साल का सिर्फ गोल्ड का इंपोर्ट देखें तो अपने आप में रिकॉर्ड है, शायद वो 63-64 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है, जितना लोगों ने सोने में। अब वो सोने में जो आप लगा रहे हो तो वो तो समझिए कि वो जो महत्वपूर्ण पैसा जहां प्रोडक्शन में जाना था उसकी बजाय वहां जा रहा है। उससे बढ़िया तो तकिए में पैसा रख के सो जाइए। सर, मेरा सवाल ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी टैक्सेशन पॉलिसी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी टैक्सेशन जो पॉलिसीज हैं वो कहाँ तक जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए? सर देखिए, ऐसा है कि अंततः ये जो भी कुछ होता है परफॉर्मेंस के दृष्टिकोण से, उसमें 2 ब्रॉड किस्म की पॉलिसीज होती हैं। एक होती है फिस्कल पॉलिसीज, जहां तक सरकारी नीतियों का सवाल है, और दूसरा मॉनिटरी पॉलिसीज। तो फिस्कल पॉलिसी निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जिम्मेदार होगी इसको लेके। मसलन अब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को लेके उद्योग जगत बार बार ये कह रहा है, और डॉक्टर जोशी जो है इसके बारे में शायद और बेहतर खुलासा कर सकते हैं कि साहब, प्रणब बाबू का जो पिछला बजट रहा, जो हाल का बजट जो था, इसने उसमें जो टैक्स को लेके कुछ चीजें थी, टैक्सेशन पॉलिसी की जो आपने बात की, तो उसकी वजह से काफी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब वो गलत है या सही है, मैं उस पर चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन निश्चित तौर पे एक वो राय है कि इससे काफी नुकसान हुआ। इसी तरह से GAAR वाली बात जो है, जनरल अवॉइडेंस वाली जो बात है, उसको लेके क्या होना चाहिए, उसको लेके जो वो भी एक फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। सरकारी नीतियों का भी सीधा असर पड़ रहा है। मैं बस वक्त का जल्दी, इससे पहले कि वक्त खत्म हो, कुछ 1-2 सवाल और लेना चाह रहा हूँ। जी पूछिए, आप पूछ रहे थे? सॉरी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो विदेशी फैक्टर हैं वो कहाँ तक जिम्मेदार हैं महंगाई को बढ़ाने में? दुनिया भर में महंगाई है जोशी जी, इसलिए लोग कह रहे हैं कि, या आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो कह रहा था कि जो इनका कहना है कि विदेशी फैक्टर है, उस फैक्टर को डिफाइन करने की आवश्यकता है कि फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन महंगाई का फैक्टर नहीं, हमारा इन्फ्लेशन तो कहीं मैच नहीं कर रहा है। डीके जोशी जी, क्या दुनिया भर में फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ चुके हैं, या थोड़े नरम हुए हैं, इसकी वजह से महंगाई को दोष दिया सकता है क्या? देखिए, अगर हम देखें तो अगर एशिया को देख लें आप,
महंगाई की दर एशिया में 2 मुल्क हैं जहां पे महंगाई ज्यादा बनी हुई है, बाकी और जगह महंगाई नीचे आ चुकी है। एक वियतनाम है और एक इंडिया है, और दोनों कंट्रीज में करेंसी का भी कुछ रोल रहा है। जब करेंसी कमजोर होती है और क्योंकि हम इतना इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्टेड कॉस्ट बढ़ती है, तो उसका असर बिल्कुल इन्फ्लेशन पे पड़ता है। पर यह कहना गलत होगा कि ग्लोबली और जगह इन्फ्लेशन है। जहां तक एडवांस कंट्रीज है वहां तो ग्रोथ ही नहीं है, इन्फ्लेशन क्या होगी? इन्फ्लेशन तो वहां बहुत कम है। क्या वर्ल्ड ओवर फूड प्राइसेस का असर हमारे यहाँ पड़ा है या वो माहौल बढ़ा है वैसा? देखिए, ग्लोबल फूड प्राइसेस इन लाइन विद ऑल अदर प्राइसेस वो जरूरी बढ़ रहे होंगे। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, एक मजाक में कहा जाता है कि यदि आप गेहूं एफसीआई के माध्यम से जो भटिंडा में खरीद रहे हैं उसकी कीमत अब उतनी ही है जितना गेहूं यदि आप बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करें। व्हाट इट मीन्स इज कि हमने एमएसपी को बढ़ा के जो रिच फार्मर विद मार्केटेबल सरप्लस जी उसको तो खुश कर दिया है, लेकिन जो ट्विन ऑब्जेक्टिव था पीडीएस के माध्यम से प्रोक्योर्ड फूड ग्रेन्स को बांटना, वो हम नॉट ओनली नहीं कर पा रहे, लेकिन जो हम बाजार से सरप्लस गेहूं और चावल निकाल लेते हैं उसको गोदाम में लॉक करके हम प्राइस बहुत बड़ी बात कही है। और हमारे पास जो दो राजनीतिक पार्टियों जो दो राजनीतिक पार्टियों से नेता हमारे साथ बैठे हैं, उनसे हम ये सवाल जरूर कहना चाहेंगे इससे पहले कि बहस खत्म हो, कि वो बता रहे हैं कि जो कीमत खाने की है वो इतनी हो गई है, और वो सब इसलिए क्योंकि एमएसपी बढ़ गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम किसान को देकर खुश करना चाहते हैं। मेरा साहब डिबेट बहुत बड़ी है, मैं एक शेर पढ़ के अपनी बात खत्म कर दूंगा कि 1-2 जख्म नहीं सारा जिस्म में छलनी, इतने हम परेशान। 1-2 जख्म नहीं सारा जिस्म में छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। ये हमारी इकोनॉमी की हालत। लेकिन दर्द की वजह क्या है, और क्या आपको भी आप क्या एमएसपी और मांगना छोड़ देंगे इस बहस के बाद? नहीं, बिल्कुल जो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा। तो जो आपके पास तंत्र मौजूद है उसको तो आपने कोलैप्स होने दिया, और उसके बाद आप सुनिए, और अगर यही माफी चाहता हूं कि एमएसपी बढ़ने से क्या आप रोकेंगे? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन्होंने कहा निकासी नहीं हो पा रही है, ये जो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज है उनको आपने इंप्रूव नहीं किया, आपने पैरेलल मैकेनिज्म पैदा करने की कोशिश करी है, क्योंकि कुछ तो आसान भी है, कुछ जैसा उन्होंने कहा किसी को खुश करना, और राजनीतिक तौर पर किसी को खुश करने का मतलब उसके वोट लेना होता है। देखिए, इस संदर्भ में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो जहां तक भारत की कृषि की स्थिति है उसमें आपको एमएसपी के बारे में सोचना ही होगा, और उस लिहाज से यूपीए 1 का जो रहा परफॉर्मेंस वो एक्चुअली एनडीए से बेहतर था, बढ़ोतरी के लिहाज से मैं आपसे कह रहा हूं। मूल बात ये है, और यही बात शायद सिन्हा साहब बार बार इस पे जोर दे रहे हैं, कि जो दूसरा पक्ष जो था ट्विन ऑब्जेक्टिव वाली जो बात है, अब इनके समय में, एनडीए के समय में पीक ये जो था तकरीबन 63-64 मिलियन टन तक पहुंचा था। जो आपका स्टॉक जो है, क्या जरूरत है आपको? अब 20 मिलियन टन काफी है। सिन्हा साहब के हिसाब से वो कुछ अभी भी रखा होगा स्टॉक, अभी भी एमएसपी बढ़ती जा रही है। कि भाई ऐसा है कि मतलब जैसे एक इकोनॉमिक जो एक रैशनल है, 20-25 मिलियन टन काफी है, उससे ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं है। आप इनके समय में या इनके समय में तो खाना और पानी पहुंचाने के लिए सड़क अच्छी तो होनी चाहिए, और गोदाम में भी कितना आप सामान बचा कर रखेंगे, उसकी क्या कीमत देंगे, सब कुछ सोचना होगा, और सबके लिए अकाउंटेबल बनाना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मनी मंत्रा की इस बहस में हिस्सा लिया। आज